So, hello everyone, welcome back to my channel. This side Navya. So, in this video, I am going to tell you about the judiciary. तो जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वो जुडिशरी रहेगा। तो हम लोग चालू करते हैं इस टॉपिक को विद द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो एज़ यू ऑल नो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट किसे बोला जाता है, जो कि हमारी हेल्पिंग बॉडीज़ है। हमारी डिफरेंट 3 बॉडीज़ होती हैं जो एक कंट्री के अंदर रूल्स को मेकिंग, इम्प्लीमेंटिंग और डिस्प्यूट्स को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ बॉडीज़, कुछ ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। उन्हीं को हम कहते हैं जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। एंड जुडिशरी इज़ वन ऑफ द बॉडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जो कि सेटल करती है डिस्प्यूट्स को, और यही हमारा आज का टॉपिक भी है। तो जुडिशरी के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ी सी नॉलेज इनके ले लेते हैं कि जुडिशरी का काम क्या होता है। बेसिकली सेटल डिस्प्यूट्स को सेटल करना, ठीक है। कि अगर किसी भी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी इंडिविजुअल के बीच में अगर इनके बीच में कोई आपस में डिस्प्यूट होते हैं, फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट अभी कौन सी है हमारी, बीजेपी, एंड हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है फॉर एग्जांपल दिल्ली की ले लेते हैं, हमारी आम आदमी पार्टी। इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो जो भी चीज़ें होती है वो कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट में। बेसिकली आप जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। ऐसी हमारा लेजिस्लेचर होती है जिसको हम लोग विधायिका बोलते हैं। विधायिका का काम क्या होता है, मेक लॉज, टू मेक लॉज। ये क्या करती है, लेजिस्लेचर को आप पार्लियामेंट कह सकते हैं, जैसे जुडिशरी को आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। और लेजिस्लेचर को आप पार्लियामेंट बोल सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही लॉज, किसी भी लॉ को जब बनाना होता है तो उसी पे डिस्कशंस होते हैं। तो लेजिस्लेचर इज इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज। एंड अवर लास्ट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज़ द इम्प्लीमेंटेड बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो एग्जीक्यूटिव होती है वो क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, जो लेजिस्लेचर में लॉज बन जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देती है। तो दिस इज़ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सो हमारा टॉपिक हमारा जुडिशरी। तो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक जुडिशरी। सो व्हाट इज़ जुडिशरी, जुडिशरी है क्या, ठीक है। उसके लिए हमें इसको जानना पड़ेगा। तो इन एनी सोसाइटी डिस्प्यूट्स आर बाउंड बिटवीन इंडिविजुअल, बिटवीन ग्रुप्स एंड बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट। एक किसी भी सोसाइटी के अंदर डिस्प्यूट होते हैं किन किन के बीच में, इंडिविजुअल यानी कि हर एक व्यक्ति के बीच में से मेरे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए भी हम जुडिशरी जा सकते हैं, बट उसका एक अलग से मतलब मेथड होता है, जाने का प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसी ग्रुप्स और बिटवीन ग्रुप्स एंड बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल, या किसी ग्रुप और किसी एक व्यक्ति के बीच में भी है तब भी आप कोर्ट जा सकते हैं, या ग्रुप्स और गवर्नमेंट के बीच में, या स्टेट्स या गवर्नमेंट के बीच में भी है तब भी आप जुडिशरी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज डिस्प्यूट, जितने भी ये डिस्प्यूट होते हैं एक कंट्री के अंदर, उनको सेटल करने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए। क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडी जो परफॉर्म करे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ, ठीक है। जो कि क्या करे, परफॉर्म करे, अपनी ड्यूटी को निभाए अच्छे से विदाउट एनी फेवर और फियर। तो दिस इंडिपेंडेंट बॉडी और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हमारा क्या होता है, इसको जुडिशरी बोला जाता है। अब जैसे मैंने आपको बोला अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ, व्हाट डू वी मीन बाय द प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ। तो द प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल, रिच हो या पुअर, मैन हो या वुमेन, अपवर्ड क्लास का हो या बैकवर्ड क्लास का हो, सबको सेम लॉ के ध्यान में रखते हुए आपको जजमेंट प्रोवाइड की जाएगी। इसी को हम लोग प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ कहते हैं। आई होप आपको जुडिशरी और उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल जुडिशरी है हमारी, पढ़ लिया हमने। जुडिशरी क्या होता है, बेसिक यहाँ पे मैं आपको इंट्रो है ये समझ लो, ठीक है। जिसके अंदर जुडिशरी के अंदर लड़ाई झगड़े को बेसिकली सलाह कराने के लिए हम लोग जुडिशरी में जा सकते हैं। अब जुडिशरी के अंदर जजेस बैठते हैं, तो उन जजेस को कौन अपॉइंट करता है, जज होता कौन है, किस तरीके से उनको अपॉइंट किया जाता है, क्या जजेस को रिमूव किया जा सकता है या जजेस को कभी रिमूव नहीं किया जा सकता, वो प्रोसेस कैसा होता है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हु इज़ अ जज, कि जज होता कौन है। तो अ पर्सन इन अ कोर्ट whose job is to give decision on the matter of criminal cases and how। तो हमारा टॉपिक क्या है कि हु इज़ अ जज, जज होता कौन है, ठीक है। तो अ पर्सन इन अ कोर्ट whose job is to give decision on the matter of criminal cases।
बेसिकली ये डेफिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत है। अ पर्सन इन अ कोर्ट, एक पर्सन कोर्ट का, ठीक है, हुज जॉब, जिसकी जॉब क्या होती है, डिसीजन देना ऑन द मैटर ऑफ क्रिमिनल केसेस। जो जजेस होते हैं वो सारे टाइप के जजमेंट करते हैं, लेकिन जो लॉयर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी लॉयर्स होते हैं, अदर अदर टाइप के लॉयर्स होते हैं, ठीक है। तो जज कौन होता है, जिसका काम क्या होता है, लीगल डिसीजन लेना कोर्ट में बैठकर, और मैटर, डिफरेंट मैटर्स पे उसको डिसीजन लेना। यहाँ पे क्रिमिनल मैटर आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ी डेफिनेशन में दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। देन इतना ही होता है कि जज का काम, ठीक है। अब जज को कैसे अपॉइंट करते हैं, जज का टाइम पीरियड क्या होता है, क्या जज फेवर में आके किसी के गलत सुनवाई कर सकते हैं, तो आगे हम वो पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि हाउ डज एन जज अपॉइंटेड, एक जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो देखो, जज को अपॉइंट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। तो जो जज है वो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन हो वो, ठीक है। मस्ट हैव एक्सपीरियंस, जज होगा तो ऑब्वियसली लॉयर उसको होना ही पड़ेगा, लॉयर ही जज बन सकता है, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं बन सकता। दे हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, वो कम से कम हाई कोर्ट का जज हो 5 साल तक, एटलीस्ट 5 ईयर्स किसी भी हाई कोर्ट का, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और ऐड कर देना कि वो एडवोकेट भी रह चुका हो 10 साल तक, कम से कम 5 ईयर, ये जो जज वाले हैं ना हाई कोर्ट, वो एडवोकेट भी रह चुका हो, ठीक है। और पॉलिटिकल ओपिनियंस ऑफ द पर्सन एंड हिज पॉलिटिकल लॉयल्टी मस्ट बी द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज। और उसके, क्योंकि हम क्यों बोलते हैं कि उसको 5 साल जज हाई कोर्ट में वो जज रहा हो, क्योंकि ताकि हम उसका एक्सपीरियंस देख सकें कि वो किस टाइप से केसेस को हैंडल करता है, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब हम आते हैं, ये इतना ही था हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होता है। अब यहाँ पे एक ये जो क्वेश्चन है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसके अंदर क्या है देखो, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये कुछ कंडीशंस होती है, अगर इनको वेरीफाई हो जाती हैं ये, तो प्रेसिडेंट और जो प्रेजेंट सीजीआई होता है वो लोग मिलकर एक जज को अपॉइंट करते हैं। कौन, प्रेसिडेंट एंड द प्रेजेंट सीजीआई। आई थिंक आपको अभी का प्रेजेंट सीजीआई नहीं पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पे, मेरी सबसे पहली पोस्ट यही है कि हु इज़ द करंट सीजीआई ऑफ इंडिया। चेक कर लेना, DY चंद्रचूड़ हैं जो हमारे क्या है अभी के प्रेजेंट सीजीआई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आगे बताऊंगी वैसे, बट स्टिल आपको बता रही हूँ कि सीजीआई होता कौन है। सीजीआई इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सबसे हेड का हमारा हेड कोर्ट का जो लॉयर होता है, जो जज होता है बेसिकली, उसको सीजीआई बोलते हैं, ठीक है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन रिकमेंडेड एज द नेक्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया। जितने भी हमारे जजेस होते हैं ना, जजेस की बेंच होती है, आपने सुना होगा 5 जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच, ठीक है। तो इन पे जो सीनियर मोस्ट लॉयर्स होते हैं ना, हमारे सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं, लॉयर को अब हटा दिया जाए, जज की बात हो रही है यहाँ पर, तो सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं उसमें सबसे बूढ़े जो जज होते हैं समझ लो, ठीक है, वो हमारे सीजीआई बनते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो अभी के प्रेजेंट सीजीआई है वो DY चंद्रचूड़ है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, अभी जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं वो बनते हैं, लेकिन ऐसा जो हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स की हिस्ट्री है उसमें देखा जाए तो ये 2 बार ऐसा नहीं हुआ है। 1973 में AN रॉय जो थे उन्होंने खुद को जज बना लिया था, सीजीआई अपॉइंट कर लिया था बाय सस्पेंडिंग अदर 3 जजेस। उन मतलब वो 4th नंबर पे थे, उनसे पहले 3 जजेस और थे जो उनसे सीनियर थे, उन्होंने खुद को अपॉइंट कर लिया उन तीनों को हटाकर, ठीक है। ऐसी जस्टिस MH बैग बीइंग अ जज बाय सस्पेंडिंग जस्टिस HR खन्ना, एक और जज थे MH बैग, ठीक है, जो जज बन गए थे, उनसे पहले एक और सीनियर जज थे, लेकिन उन्होंने उनको हटा के खुद को जज बना लिया, सीजीआई बना लिया। तो द अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द सीजीआई। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीजीआई को अपॉइंट कैसे किया जाता है, किसी भी नहीं, प्रेसिडेंट तो एक ही होते हैं ना, तो प्रेसिडेंट से और जो प्रेजेंट सीजीआई है उनसे कंसल्ट करके एक न्यू सीजीआई बनता है, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग अ सीजीआई, ठीक है। और मैंने उसका बता ही दिया आपको। अब आते हैं हम लोग, जज तो बन गए भाई, ठीक है, समझ आ गया। अब मान लो जज है, उनको रिमूव करना है, भाई ये सही काम नहीं कर रहे हैं, इनको रिमूव करना है। अब हमें कैसे पता है सही काम नहीं कर रहे हैं, तो देखो उसकी भी कंडीशंस होती है कि जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है। रिमूवल ऑफ जजेस कैन बी डिपेंड अपॉन दीज 2। फर्स्ट इज़ द मिसबिहेवियर,
या तो जज जो जजमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो उसमें मिसबिहेवियर कर रहा है, ठीक है, या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए ऑन द पोजीशन ऑफ अ जज, ठीक है। तो मिसबिहेवियर कर रहा है या उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने केसेस को हैंडल कर सके, या मतलब समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है, कैपेसिटी नहीं है या वो मिसबिहेवियर कर रहा है। तो रिमूवल ऑफ जजेस का टेक प्लेस करता है जब ये दो कंडीशंस हो, ठीक है। वरना रिमूव करना किसी भी जज को एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द रिमूवल ऑफ जजेस अंटिल द प्रोसीडिंग ऑफ रिमूव ऑफ जजेस इज़ बीइंग कैरिड आउट। जो पार्लियामेंट है वो रिमूव ऑफ जजेस की बात भी नहीं कर सकती है, सोच रहे हो, पार्लियामेंट के अंदर वो रिमूव ऑफ जज की बात भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बात भी वो तब कर सकती है जब किसी ने पिटीशन दायर की हो। पिटीशन देखो कैसे होगी, अगर ऐसा होता है, मान लो जज को रिमूव करना है, तो इसके लिए कैसे, कब पार्लियामेंट में इसके इस टॉपिक के ऊपर बात होगी, जब आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों में से किसी भी हाउस में, या तो 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा में गिव अ साइन नोटिस टू द स्पीकर। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो स्पीकर होता है वो हमारे लोकसभा में होता है, ठीक है, और 50 मेंबर ऑफ राज्य, और चेयरपर्सन जो होता है वो राज्यसभा में होता है। स्पीकर लोकसभा को में होता है और चेयरपर्सन राज्यसभा में होता है। पहले चेयरपर्सन नहीं होता था, पहले चेयरमैन होता था, ठीक है। लेकिन अब फॉर जेंडर इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन वर्ड रख दिया है, ठीक है। तो एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ लोकसभा स्पीकर को लिख कर देंगे कि हाँ ये जज निकालना है इस जज को, और 50 मेंबर एटलीस्ट राज्यसभा के साइन नोटिस देंगे चेयरपर्सन को कि हाँ अब जाके आप, तब हम जाके, जब ये दो चीज़ हो जाती है तब जाके आप पार्लियामेंट में इनके रिमूवल ऑफ जजेस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, एटलीस्ट 2/3 वोट्स फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग अ जज, ठीक है। तो ये हमारा रिमूविंग ऑफ जज का प्रोसेस हो गया। मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी पे बेस्ड है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। दोनों सदनों में आपके जो काउंसिल ऑफ हाउसेज ऑफ काउंसिल होते हैं जो हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में से 2/3% वोट मिलने चाहिए, तब जाके पार्लियामेंट से में जज की जो रिमूवल की बात है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब छोटा सा टॉपिक और है, देखो, हाउ डज द जुडिशरी टुक डिसीजन, कि जो जुडिशरी जो पार्लियामेंट है बेसिकली वो डिसीजन कैसे लेती है। जो जुडिशरी है वो तो भाई बायस होकर भी डिसीजन ले सकती है, किसी ने उसको पैसे खिला दिए डिसीजन ले लेगी वो, बट नहीं, हमारी जो जुडिशरी है, मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ही बताया था कि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तभी तो हम उसको एक ऐसा ऑर्गन मानते हैं जो हमारी मदद करता है न्याय दिलाने में हमको, तभी तो लोग इतना विश्वास करते हैं। तो वो कहते हैं ना, आई विल सी यू इन कोर्ट। तो दिस इज़ द पावर ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी इज़ नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन आइदर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। देखो, जो जुडिशरी है वो ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही लेजिस्लेचर, ना ही विधायिका, ना ही कार्यपालिका पे डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर जजेस को पैसे लेने भी हैं तो वो कब पैसे लेंगे, जब उनको बायस होंगे ना, वो जब उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे तभी वो ऐसी चीज़ें करेंगे, बायसनेस करेंगे, फेवर करके काम करेंगे। लेकिन जो उनकी सैलरी होती है ना वो फिक्स होती है, क्योंकि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है हमारी यूनियन की, उनको फिक्स सैलरी अलाउंस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इस वजह से ही जो जजेस होते हैं उनका टेन्योर फिक्स होता है। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था, जजेस है फिक्स टेन्योर, यानी कि उनका जो टेन्योर है, उनका जो एज लिमिट, मतलब जब तक वो काम करें उनका जो कार्यकाल है वो फिक्स है। दे होल्ड ऑफिस अनटिल टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। 65 एज होती है जज के रिटायर होने की, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तब तक उनको क्या कर सकते हैं, वो लोग काम कर सकते हैं ऑफिस में। कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जज आर रिमूव्ड, अदरवाइज दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर सो दैट द जुडिशरी कैन वर्क विदाउट फियर और फेवर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जुडिशरी विदाउट फियर और फेवर के कैसे वर्क कर सकती है, तो उसमें हम ये सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि क्योंकि उनको फिक्स सैलरी अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं जजेस को, ठीक है। ये चार्ट के थ्रू आप अच्छा बना सकते हैं इसको, ठीक है। उनका टेन्योर फिक्स होता है, वो रिटायरमेंट की एज तक उनको ऑफिस में होल्ड किया जा सकता है, और इस वजह से ही वो लोग विदाउट फियर और फेवर वर्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैंने ये दैट्स ऑल for today. We'll see you in next video. Thanks for watching.